हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। तो यार आज हम बात करने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और मैटर के बारे में। ठीक है, ड्यूअल नेचर मतलब दोहरी प्रकृति, इलेक्ट्रॉन और मैटर मतलब पदार्थ या इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन या किसी पदार्थ की दोहरी प्रकृति या ड्यूअल नेचर के बारे में आज की वीडियो में पढ़ेंगे। और जो डी ब्रोगली का इक्वेशन है, ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली समीकरण का सत्यापन करने पर जो ये फॉर्मूला आता है आपका लैम्डा इक्वल टू 12.26 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन में अंडर रूट वी मीटर। ठीक है, इस समीकरण का सत्यापन भी इस वीडियो पे करने वाले। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से इसे पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर अथवा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, और वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन से जो ये फॉर्मूला आता है लैम्डा इक्वल टू 12.26 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन में अंडर रूट वी मीटर। ठीक है, तो इसका सत्यापन भी एकदम आसानी से करने वाले। तो यार भाई प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना, एकदम मस्त तरीके से एकदम आसानी से समझेंगे। ठीक है, बस आखिरी तक देखते रहना। तो जैसा कि यार बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे, क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स, यूनिट 2 स्टार्ट था एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। तो उसी का ये टॉपिक है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन अथवा पदार्थ की दोहरी प्रकृति के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो अब भाई हम लोग बात करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो देखो एक चीज़ जान लो, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर अथवा इलेक्ट्रॉन, इसका ये जो मतलब है ये पूरा आपका डी ब्रोगली नामक साइंटिस्ट ने बताया था। ठीक है, कि मतलब जो पदार्थ अथवा कोई इलेक्ट्रॉन है उसकी दो प्रकृति होती है। ठीक है, आपसे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे समझना। जैसे मान लो आपका इलेक्ट्रॉन हो या, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो या कोई पदार्थ हो आपके पास, मैटर जिसे कहते हैं इंग्लिश पे मैटर, या जिसे हम लोग नाम देते पदार्थ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन या कोई पदार्थ है तो वो दो प्रकार की प्रकृति अर्थात दो प्रकार की नेचर को प्रदर्शित करता है। पहला नेचर होता है पार्टिकल नेचर, मतलब कि कण की प्रकृति। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन या पदार्थ जो है कण की तरह व्यवहार करता है। और दूसरा होता है आपका कौन सा, वेव नेचर मतलब कि तरंग की प्रकृति। ठीक है, ये बात है सिंपल। जो डी ब्रोगली नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि कोई भी अगर जैसे आपका पदार्थ है या पदार्थ का कोई बहुत छोटा सा कण जैसे इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, वो क्या करते हैं जब गतिमान अवस्था में होते हैं तो वो दो तरह से व्यवहार करते हैं। पहला तो कण की तरह व्यवहार करते हैं और दूसरा तरंग की तरह भी व्यवहार करते हैं। अर्थात जब ये तरंग की तरह व्यवहार करेंगे तो इनमें इस टाइप से तरंग की तरह बहने का भी गुण होगा और इसकी कुछ तरंग दैर्ध्य भी होगी, आयाम भी होगा और इसकी कुछ आवृत्ति भी होगी। ये बात किसने बताई, डी ब्रोगली नामक साइंटिस्ट ने। एकदम सिंपल सी बात है कि जब पदार्थ हो या पदार्थ का कोई अति सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन अगर ये गतिमान अवस्था में है, ये आपके मोशन में है, तो ये दो प्रकार की नेचर को प्रदर्शित करते हैं। पहला पार्टिकल नेचर मतलब कि कण की प्रकृति, दूसरा वेव नेचर अर्थात तरंग की प्रकृति। तो वही चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी भी हुई हैं, पढ़ सकते हो आप। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और इलेक्ट्रॉन हमने लिखा सन 1924 ईस्वी में डी ब्रोगली नामक साइंटिस्ट ने सुझाव दिया कि गतिशील सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, ठीक है, जब गति करते हैं या मोशन करते हैं तो वेव नेचर भी प्रदर्शित करते हैं तथा इसमें वेव्स तरंगों के गुण, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और आयाम भी होने चाहिए। क्योंकि जब तरंगों के गुण प्रदर्शित करेंगे तो जिस प्रकार तरंगों में तरंग दैर्ध्य, आयाम और आवृत्ति ये सब चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें इस पे भी होनी चाहिए। ये बात डी ब्रोगली ने बताई। सिंपल सी बात है कि कोई भी जैसे सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन ये आपका दो प्रकार की प्रकृति प्रदर्शित करता है, पहला कण की और दूसरा किसकी, तरंग की। तो वही चीज़ लिखा है कि सन 1924 में डी ब्रोगली ने बताया कि गतिशील सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जब मोशन करते हैं अर्थात गति में होते हैं तो वो वेव नेचर प्रदर्शित करते तथा इसमें वेव्स अर्थात तरंगों के गुण भी पाए जाते जैसे आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, आयाम होने चाहिए। ठीक है, ये एकदम सिंपल सी बात है, सबको समझ में आ गई। ठीक है, सबको समझ में आ गई ये एकदम आसान से। अब बात करते हैं इसका डेरिवेशन कैसे होगा, इसका जो फॉर्मूला डी ब्रोगली नामक साइंटिस्ट ने दिया उसको निकालते हैं। ठीक है, तो ये तो एकदम आसान सी बात थी कि
कि जो पदार्थ के कण होते हैं जैसे अतिसूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन, वो दो प्रकार की प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, पहला कण की प्रकृति, दूसरा तरंग की प्रकृति। अब बात करते हैं इसका जो समीकरण आता है उसको निगमन करते हैं या उसका डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से लिखते हैं प्लांक के अनुसार, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार या प्लांक के अनुसार, प्लांक के अनुसार। देखो प्लांक के अनुसार क्या होता है, जो प्लांक के अनुसार ऊर्जा होती है वो उसका फॉर्मूला होता है E=h²। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत हमने आपको पढ़ा रखा है, अगर जिसने नहीं पढ़ा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है BSc 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री की, उस पे जाके आप सारे वीडियो देख सकते हो। तो सिंपल प्लांक के सिद्धांत के अनुसार E होता है h², जहाँ E तो ऊर्जा है, ठीक है, और h क्या है, h को कहते हैं प्लांक कांस्टेंट, मतलब कि प्लांक नीतांक। क्या कहते हैं h को, प्लांक कांस्टेंट अर्थात प्लांक नीतांक। और ये जो न्यू होता है इसे कहते हैं फ्रिक्वेंसी, मतलब कि आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कहते हैं इसे, ठीक है। ये आपका समीकरण किसने दिया था, प्लांक नामक साइंटिस्ट ने। इसे मान सकते हो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सिंपल सी बात है, प्लांक के अनुसार ऊर्जा जो होती है E=h² होती है, h प्लांक नीतांक है, न्यू आवृत्ति, ठीक है। फिर इसके बाद आपको लिखना है आइंस्टीन के अनुसार। देखो डेरिवेशन करना है तो इसी तरह से आपको करना होगा, यहाँ से लिखना है आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा, ठीक है। आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होता है उसी का, ठीक है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण तो सबको पता होगा ना, क्या होता है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, E=mc², ठीक है। आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होता है E=mc² होता है, ठीक है, जहाँ m क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, और c क्या होता है, वेग होता है, c क्या होता है, वेग होता है। ये चीज़ सिंपल सी बात है, ठीक है। E=mc² वाला फॉर्मूला आइंस्टीन ने दिया, इसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी कहते हैं, ठीक है। इसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी कहते हैं, E=mc²। इसे मान लो समीकरण नंबर 2। आप क्या करते हैं डेरिवेशन करने के लिए, नीचे से लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, या इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 से, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, देखो अगर आप समीकरण 1 या इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखोगे तो इसके इस साइड में देख सकते हो दोनों साइड में क्या है, E। जब ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों साइड भी आपस में बराबर हो जाएंगे, और यहाँ से आप लिख दोगे h²=mc²। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप देख रहे हो जब इसका आपका LHS जो होगा E बराबर होगा, दोनों तरफ E है अर्थात दोनों साइड बराबर, तो ये दोनों साइड भी आपस में बराबर हो जाएंगे, और h² हो जाएगा mc² के, ठीक है। आप देखो यहाँ से h² mc² हो गया। अब यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला होता है न्यू का, न्यू जो आवृत्ति इसके इक्वल टू फॉर्मूला होता है c/λ। न्यू इक्वल टू क्या होता है, c/λ। न्यू आवृत्ति होती है, c आपका वेग वही हो जाएगा, और लैम्डा आपकी तरंग दैर्ध्य होगी। तो यहाँ पर से न्यू की वैल्यू रख देते हैं c/λ, तो h पहले से है, न्यू की जगह c/λ रख देते हैं, तो hc/λ =mc², ठीक है। hc/λ =mc² आ गया। तो अब इसे कहाँ पे सॉल्व करें, hc/λ mc², यहाँ पे देखो छोटा सा सॉल्व कर देते हैं इस टाइप से, ठीक है। hc/λ mc² आ चुका है। अब लैम्डा को ले लेंगे उधर और mc² को भेज देंगे नीचे, तो यहाँ से हो जाएगा hc/mc² λ, ठीक है। देख लो ये mc² इधर है आपका, इसे नीचे ले लो, लैम्डा को भेज दो उधर, तो hc/mc² λ हो जाएगा। ऊपर भी c नीचे c², तो एक c से स्क्वायर कट जाएगा, तो h/mc λ। ये आपका डी ब्रोगली का समीकरण है, ठीक है। लैम्डा h/mc, लैम्डा h/mc ये किसका समीकरण है, डी ब्रोगली का समीकरण है। अब मान लो ये जो c था, c क्या था, वेग था। यहाँ से लिखते हैं माना जो इलेक्ट्रॉन का वेग है, इलेक्ट्रॉन का वेग या वेलोसिटी जो है उसे हम u के इक्वल मान लें। अगर हम इलेक्ट्रॉन के वेग को u के इक्वल मान लें तो यहाँ पे आप c की जगह u भी रख सकते हो, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा h/mu।
ये आपका डी ब्रोगली का समीकरण है, ये आपका डी ब्रोगली का समीकरण है। ठीक है, अभी वो वाला जो समीकरण बताया था वो आपको आगे जब वेरिफिकेशन करके दिखाएंगे, उसका डी ब्रोगली समीकरण का सत्यापन करके दिखाएंगे। अभी आपको वो समीकरण भी बताएंगे। सबसे पहले देखो, जो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा, उसमें जो डी ब्रोगली नामक साइंटिस्ट ने जो फॉर्मूला दिया वो ये था, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम यू, या लैम्डा इक्वल टू, आपने जैसे यू माना आप वी भी मान सकते हो वेग, ठीक है, या ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आया लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम यू। ठीक है, अब इसके नीचे देखो एक लाइन और लिख देना, यहाँ जगह तो बची नहीं, आप नीचे से क्या लिखोगे, यहाँ पे नीचे से एक लाइन और लिख देना। आप क्या चीज़ लिखोगे, सिंपल यहाँ से लिख देना संवेग। संवेग होता है P इक्वल टू एम यू, संवेग बराबर होता है P इक्वल टू एम यू। ठीक है, संवेग बराबर होता है P इक्वल टू एम यू, एम इंटू यू। ठीक है, संवेग इक्वल टू क्या होता है, संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं और इसके बराबर होता है m इंटू यू। m होता है द्रव्यमान और u क्या होता है, वेग। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, तो m है द्रव्यमान, u है वेग। तो जहाँ पे आपका mu है आप वहाँ पे p भी लिख सकते हो। तो यहाँ से डी ब्रोगली की इक्वेशन ये भी आ जाती है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। ये भी आपकी डी ब्रोगली की ही इक्वेशन है, डी ब्रोगली का ही समीकरण है। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम यू आया था, उसके नीचे लिख देना संवेग P बराबर m इंटू यू, अर्थात द्रव्यमान गुणे वेग। तो यहाँ पे एम यू की जगह P रख दिया जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में P। ठीक है, तो इतनी बातें सबको समझ में आई कि नहीं। सबसे पहले बताया था कि 1924 में डी ब्रोगली ने बताया कि गतिशील अति सूक्ष्म कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जब आपकी गति में होते हैं या मोशन करते होते हैं, तो वो आपके कण की तो प्रदर्शित करते ही है, लेकिन तरंग की भी प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण उस पर क्या होता है, तरंग दैर्ध्य और आयाम और आवृत्ति, ये सारे गुण भी पाए जाते हैं तरंगों के। ठीक है, नीचे से लिखा गया प्लांक के अनुसार जो आपका ऊर्जा का सूत्र होता है E इक्वल टू एच न्यू होता है। फिर आइंस्टीन के अनुसार E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, समीकरण 1 व 2 से एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर। न्यू इक्वल टू फॉर्मूला होता है C अपॉन लैम्डा। सबके याद रखना, न्यू है आवृत्ति, यहाँ पे न्यू आवृत्ति है, C आपका वेग है इलेक्ट्रॉन का, लैम्डा तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आप यहाँ पे न्यू की जगह रखा C अपॉन लैम्डा, तो एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आप यहाँ पे आगे सॉल्व किया, इस एम सी स्क्वायर को नीचे ले लिया, एस सी बटा एम सी स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा। C से ये स्क्वायर कट गया, तो एच अपॉन एम सी इक्वल टू लैम्डा। अब माना इलेक्ट्रॉन का वेग u है, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम यू। ठीक है, और संवेग P बराबर होता है m इंटू यू, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है, तो इतनी बातें सबको समझ में आई कि नहीं, पहले बताओ। ठीक है, आशा करते इतनी बातें तो सबको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आप देखो इतनी बातें होने के बाद अब आपको कुछ बातें और समझनी है, तो उसके लिए आप क्या करो, इतने का कर लो भैया स्क्रीनशॉट, फिर हम आपको कुछ बातें और समझाते हैं। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से समझेंगे, टेंशन बिल्कुल ना लो, एकदम आसान टॉपिक है। बस आपको जितनी बातें बताते जाए, वीडियो को आखिरी तक देखते रहना और सुनते रहना सारी बातें। ठीक है, तो इसका सब लोग ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो आप भैया जो उतने तक तो समीकरण निकल आया था, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम यू या लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। आप देखो उसके बाद भी कुछ बातें बताई गई डी ब्रोगली के द्वारा। उन्होंने कहा यदि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन तरंग कला वेव फेज में है तो ऑर्बिट अर्थात कक्षक जिसमें कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है की परिधि में एक पूर्णांक में तरंगे होंगी। ये बात डी ब्रोगली ने कहा क्या, समझो ध्यान से। यदि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है इस टाइप से एक नाभिक होता है परमाणु के अंदर, ठीक है, जिसपे प्लस चार्ज उपस्थित होता है। इसके चारों ओर इस टाइप से क्या होता है, विभिन्न कक्षाएं होती हैं। ठीक है, चारों ओर विभिन्न कक्षाएं होती हैं जिन पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, घूम रहा होता है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, घूम रहा होता है। और ये कक्षाएं वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, सर्कुलर ऑर्बिट होती है। ठीक है, आपसे हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, देखो परमाणु होता है, परमाणु का केंद्र जो होता है उसे हम लोग नाभिक नाम देते हैं, न्यूक्लियस। उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं अर्थात सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं, ये बात होती है। ठीक है, फिर अब बात हुई आपसे यहाँ कहा गया यदि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, यदि ये जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है, आपसे कहा गया इलेक्ट्रॉन तरंग की प्रकृति को प्रदर्शित करेगा। तो कहा गया यदि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन तरंग कला वेव फेज में है तो ऑर्बिट अर्थात कक्षक जिसमें कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है, ऑर्बिट जिसमें कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है की परिधि में एक पूर्णांक में तरंगे होंगी। परिधि जानते हो, वृत्त की परिधि जो होती इतनी है पूरी, यहाँ
यहाँ से लेके इस टाइप से वृत्त होता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी परिधि होती है और परिधि का सूत्र होता है परिधि इक्वल टू 2πr। ठीक है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है ये। तो सिंपल कहा गया यदि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन तरंग कला या वेव फेज में है तो उसमें जो उसके ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऑर्बिट का मतलब वो कक्षक जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसमें जो तरंगे होंगी एक पूर्णांक में होंगी, तरंगे एक पूर्णांक में इससे निकलेंगी। ये बात बताई डी ब्रोगली ने। ठीक है, अब जब आपका परिधि के बराबर होगा तो यहाँ से आपका 2πr जो कि परिधि है ये n लैम्डा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, 2πr जो परिधि है वृत्त की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा होता है इसलिए वृत्त की परिधि का सूत्र लगेगा 2πr। तो 2πr इक्वल टू हो जाएगा n लैम्डा के। ठीक है, 2πr किसके बराबर हो जाएगा, n लैम्डा के। तब यहाँ से आएगा 2πr इक्वल टू n और लैम्डा की वैल्यू तो अभी आपने निकाली थी क्या, h/mu। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू यही आई थी h/mu, तो यहाँ पर हम लैम्डा की जगह रख देंगे h/mu। तो 2πr इक्वल टू n लैम्डा था तो 2πr इक्वल टू n इंटू लैम्डा की जगह h/mu। अब यहाँ से अगर mu को इधर भेज दे तो mur हो जाएगा। देखो mu को इधर भेज दे तो mu और r मिलके mur हो जाएंगे और ये 2π इसके नीचे ले आएंगे तो nh/2π। तो mur इक्वल टू nh/2π। ठीक है, mur इक्वल टू क्या हो जाएगा, nh/2π। सिंपल सी बात है, इतना पहले समझो फिर कुछ बातें और बताते हैं। ठीक है, आपसे कहा गया यदि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन तरंग कला में है तो जो इसका जिस कक्षक में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी परिधि में एक पूर्णांक में तरंगे होंगी या वेव्स होंगी। ठीक है, फिर यहाँ से जब परिधि का बात हुई तो वृत्त की परिधि का सूत्र लगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा अर्थात सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहता है। ये वृत्ताकार ही तो कक्षाएं होती हैं, इन्हीं पे तो घूमता है। तो इसलिए 2πr इक्वल टू n लैम्डा के हुआ। लैम्डा की वैल्यू अभी आपने निकाली डी ब्रोगली इक्वेशन, लैम्डा इक्वल टू h/mu, तो यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, mu उधर चला गया तो mur इक्वल टू nh/2π। ठीक है, और इसके पहले वाले वीडियो पे हमने आपको एक बात और बताई थी, बोर का समीकरण। ठीक है, जो बोहर नामक साइंटिस्ट थे, नील बोहर, उन्होंने भी अपनी कुछ बोर का जो परमाणु मॉडल था, ठीक है, बोर का जो परमाणु मॉडल था उस पर क्या बताया गया था। ठीक है, इसके पहले हमने बात की थी बोर के परमाणु मॉडल की। देखो, जो बोहर नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उन्हीं कक्षाओं में गति करता है जिसमें उसका कोणीय संवेग अर्थात mvr बराबर होता है nh/2π के। ये बात नील बोहर नामक साइंटिस्ट ने बता दी थी पहले ही। ठीक है, कि mvr जो होगा nh/2π के बराबर होगा, तब आपका इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में जाएगा। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में आपका चक्कर लगाता है जिसमें उसका कोणीय संवेग nh/2π होता है। ये बात नील बोहर नामक साइंटिस्ट ने बताई थी। और ये जो mvr है ना, ये होता है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग mvr होता है, तो इसलिए कोणीय संवेग पहले से mvr होता है। और फिर बोहर नामक साइंटिस्ट ने कह दिया था कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में चक्कर लगाता है जिसमें उसका कोणीय संवेग nh/2π होता है, तो mvr इक्वल टू आता है nh/2π। वही डी ब्रोगली ने यहाँ पे बता दिया mur इक्वल टू nh/2π। देख सकते हो u भी वेग है, यहाँ पे v भी वेग है, आप u की जगह v भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो mvr इक्वल टू nh/2π ही आएगा। अर्थात जब आपका कोणीय संवेग nh/2π के बराबर होगा तभी इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में चक्कर लगाएगा। ये बात बोहर ने पहले ही बता रखी। ठीक है, अब इसके बाद लिखा गया यदि कक्षक ऑर्बिट की परिधि nh/2π से कम या ज़्यादा होती है, कम या ज़्यादा होती तो पहली बात तो अगर कम या ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन उसमें चक्कर ही नहीं लगाएंगे उस कक्षा में, तो तरंग कला में नहीं रहती। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाएंगे तो तरंग कला में भी नहीं रहेगी। ये बात है सिंपल सी। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत अगर कम समझ में आ रहा हो तो एक बार फिर से समझ लो। देखो, आपको हमने इसके पहले बोहर का परमाणु मॉडल बताया था, उस पर बताया था जो बोहर नामक साइंटिस्ट है उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसमें उसका कोणीय संवेग nh/2π होता है। ठीक है, nh/2π होता है। तो सिंपल वहाँ से ही आपका ये जो समीकरण आया, यदि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन तरंग कला में, तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, परिधि में एक पूर्णांक में तरंगे होंगी, तो वृत्ताकार परिधि के कारण 2πr हुआ। 2πr इक्वल टू n लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू रखी तो mur इक्वल टू nh/2π। और हम आपसे कह रहे हैं कि बोहर ने भी यही बताया था mvr इक्वल टू nh/2π। ठीक है, बोहर ने भी यही बताया था। तो यहाँ से u की जगह v भी कर सकते हो क्योंकि वेग ही है। तो सिंपल जब mvr इक्वल टू nh/2π होगा तभी आपका इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में चक्कर लगाएगा। अगर इससे कम या ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में चक्कर नहीं लगाएगा। ये सिंपल सी बात है। अगर कम या ज़्यादा होता है, कोणीय संवेग
NH/2 से ज़्यादा होता है या कम होता है तो इलेक्ट्रॉन कक्षक चक्कर नहीं लगाएगा। इसलिए यहाँ पे भी कह दिया गया कि यदि कक्षक की परिधि NH/2 से कम या ज़्यादा होती है तो तरंग कला में भी नहीं रहेंगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी एकदम बात थी। ठीक है, तो ये तो आपको समझाने के लिए हमने बनाया हुआ था यहाँ पे। ठीक है, तो नोट आपको इतना केवल करना था ये। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आपको ये समझ में आ गया हो तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब बचता है केवल वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली समीकरण का सत्यापन। तो सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अब भाई हम लोग बात करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन, मतलब डी ब्रोगली समीकरण का सत्यापन। ठीक है, तो हेडिंग लग चुकी है वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली समीकरण का सत्यापन। तो एकदम ध्यान से समझते रहना। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है सब कुछ समझा देंगे आपको। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया कि इलेक्ट्रॉन की गति अर्थात वेलोसिटी त्वरक विभव जिसे एक्सीलरेट पोटेंशियल कहते हैं v पर निर्भर करती है। हम आपसे कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की गति है वो त्वरक विभव जिसे इंग्लिश पे एक्सीलरेट पोटेंशियल कहते हैं v उस पर निर्भर करती। क्या? इलेक्ट्रॉन की गति। देखो कहा गया इलेक्ट्रॉन की गति त्वरक विभव पर निर्भर करती है। ये सिंपल सी बात है। कहा गया इलेक्ट्रॉन की गति अर्थात वेलोसिटी जिसे वेग कहते हैं वो त्वरक विभव एक्सीलरेट पोटेंशियल v पर निर्भर करती है। फिर आगे कहा गया यदि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज अर्थात इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो, स्मॉल e है, तो गति के कारण ऊर्जा v इंटू ई हो जाएगी। सिंपल सी बात है, समझो ध्यान से। आपसे हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन की जो गति है या वेलोसिटी या इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो आपका त्वरक विभव पर निर्भर करता है। तब जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? v इंटू ई, जहाँ v आपका त्वरक विभव, e आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। देखो पढ़ लो, इलेक्ट्रॉन की गति अर्थात वेग त्वरक विभव एक्सीलरेट पोटेंशियल v पर निर्भर करती है। यदि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज अर्थात इलेक्ट्रॉन पर आवेश स्मॉल e है तो गति के कारण ऊर्जा v इंटू ई हो जाएगी। v होगा त्वरक विभव, e होगा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज अर्थात इलेक्ट्रॉन पर आवेश। फिर कहा गया जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 1/2 mu² के बराबर होगी। गतिज ऊर्जा का तो फॉर्मूला सबको पता होगा कि = 1/2 mv² होता है। और यहाँ पे हम वेग को v की जगह u मान रहे हैं तो mu² हो गया। ठीक है, ये सिंपल सी केवल बात है। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है त्वरक विभव v पर निर्भर करती है। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश स्मॉल e है तो गति के कारण ऊर्जा v इंटू ई होगी, जो इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा 1/2 mu² के बराबर होगी। ठीक है, जब गतिज ऊर्जा 1/2 mu² जो होगी वो ve के बराबर हो जाएगी। यही कहा गया कि ve होगी जो इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा के बराबर होगी। तो यहाँ पर से ve किसके बराबर होगी? 1/2 mu² के। तो हमने यहाँ पर से लिखा तब 1/2 mu² = ve, जहाँ 1/2 mu² क्या है? ये गतिज ऊर्जा है और ये जो आपकी गति के कारण ऊर्जा आई थी v इंटू ई ये है। ठीक है, तब यहाँ से अगर u² की वैल्यू निकालें तो 2 को उधर भेज देंगे क्योंकि 2 नीचे उधर चला जाएगा तो 2ve हो जाएगा। ve है, 2 उधर जाएगा तो 2ve और ये m इधर गुणे पे है, इधर आएगा भाग पे, तो u² = 2ve/m। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा u = 2ve/m। यहाँ पर जब स्क्वायर है इधर अंडर रूट लगा देंगे, स्क्वायर हट जाएगा तो u = 2ve/m। अब जो आपका डी ब्रोगली समीकरण आया था लैम्डा = h/mu, तो यहाँ पर से लैम्डा = h/mu वाला फॉर्मूला लगाना और u की वैल्यू जो आई वो यहाँ पे रखना है। तो देखो इसके नीचे से आप सॉल्व करना, जगह कम होने की वजह से हम ऐसे सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो लैम्डा = h/mu है तो यहाँ पे फॉर्मूला h/m इंटू यू का मान हमने रख दिया √2ve/m। देख सकते हो u यहाँ पे था तो u का मान रखा √2ve/m। आप देखो ये अंडर रूट में m है, ऊपर है केवल m। ध्यान से समझना, यहाँ पे अंडर रूट में m है, ऊपर है केवल m। तो अंडर रूट m से अगर अंडर रूट m काटोगे, मतलब अंडर रूट m है, देखो इस टाइप से कहाँ पे समझाए आपको, यहाँ पे देखो थोड़ा सा समझा दें। ऊपर है m, नीचे है अंडर रूट m, इसी टाइप से। तो ऊपर रूट यहाँ पे ऐसे 2ve लिखा हुआ है, देख लो ध्यान से, ये m है, यहाँ पे √2ve है, 2ve है और नीचे √m है, क्योंकि पूरे में रूट लगा तो √m पे भी है। तो √m से अगर इसे काटोगे तो यहाँ पे √m बच जाएगा और इस √m का √2ve से गुणा होगा तो √2ve/m हो जाएगा। ठीक है, मतलब √m से आप केवल m को काटोगे तो √m बचेगा। तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा = h/2ve/m। आप क्या करना है, आपको यहाँ पे h का मान रखना है 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। h क्या होता है? प्लांक नियतांक
स्थिरांक होता है, ई होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसका मान होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और एम होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, एम होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसका मान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, मतलब एच प्लांक नियतांक, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, एम आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इन सब की वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है और फिर यहाँ पर से देखो आपको निकालना है मान। सिंपल, ये फॉर्मूला आया था लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में √2 VEM। तो देखो एच की वैल्यू जो आई हमने रखा 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन में √2v को वैसे ही रखा इंटू ई की वैल्यू 1.60 इंटू 10⁻19 ये रख दी गई, और m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 ये रख दिया गया। सो अब आपको इसका गुणा कर लेना है, इन तीनों का गुणा करना है। अंडर रूट में आएगा, उसका भाग इस पे लगाओगे तो जो आपकी वैल्यू आ जाएगी लैम्डा इक्वल टू 12.26 इंटू 10⁻10 अपॉन में √v मीटर, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। यही डी ब्रोगली समीकरण का सत्यापन होगा। नीचे से लिख देना प्राप्त वेवलेंथ अर्थात प्राप्त तरंगदैर्घ्य की वैल्यू अर्थात प्राप्त तरंगदैर्घ्य का मान। देखो अगर ना दिख रहा हो तो पढ़ के बताया जा रहा है, देख लेना। लिखा हुआ है प्राप्त तरंगदैर्घ्य का मान या वैल्यू एक्स रे अर्थात एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य के समान है। इस प्रकार डी ब्रोगली समीकरण का सत्यापन हो जाता है, डी ब्रोगली समीकरण का वेरिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, प्राप्त तरंगदैर्घ्य की वैल्यू एक्स रे की वेवलेंथ अर्थात तरंगदैर्घ्य से समान है। इस प्रकार डी ब्रोगली समीकरण का सत्यापन हो जाता है। तो ये बात थी सिंपल वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन, और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू 12.26 इंटू 10⁻10 अपॉन में √v मीटर। ठीक है, देख सकते हो पहले इतना लिखना था, फिर उसके बाद यहाँ से शुरू हुआ, फिर आप कॉपी पे इसके नीचे ये लिखना, क्योंकि यहाँ जगह कम इसलिए हम यहाँ पे इस टाइप से लिख दिए हैं। ठीक है, इसके नीचे ये वैल्यू लिखना, फिर इस यहाँ तक जब हो जाए इसके नीचे ये वैल्यू लिखना और पूरा सॉल्व कर देना, ये हो जाएगा वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। तो आशा करते हैं जितना आपको पढ़ाया समझ में सारा आया। ठीक है, अगर समझ में हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो भाई तो लाइक कर लो, और चैनल पे न हो तो यार सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करना BSc 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री की, उस पर जाके आप और भी वीडियो देख सकते हो। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।